देखिए, मैं बिहार भूमि सर्वे हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में भूमि का सर्वे हो रहा है और मैं जिला ऑफिस में आया हूँ, जिला बंदोबस्त ऑफिस में। तो हम लोग जानेंगे कि एक आम नागरिक ये समझना चाहता है कि मेरा क्या योगदान होगा, सर्वे में मुझे क्या करना है। तो इसी सिलसिले में मैं जिला ऑफिस कार्यालय, जिला भूमि क्या है सर, थोड़ा सा कार्यालय, जिला बंदोबस्त कार्यालय में आया हूं और हमारे सामने सर बैठे हुए हैं। वो आपसे रिक्वेस्ट है, ये अपना परिचय देंगे और साथ में एक आम नागरिक वो कौन सा फॉर्म भरना है और कैसे भरना है, तो आपको ये पूरी जानकारी देंगे। ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जहां तक है ना सर, आप तो गवर्नमेंट बॉडी हैं। तो सर अपना परिचय देते हुए प्लीज ये जनता को बताइए कि एक आम जनता क्या करे, सर्वे में क्या करे। और फिर सर तो शुरू आप। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम सुनील कुमार, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय पूर्वी चंपारण में पदस्थापित हूँ। आज बिहार राज्य के सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम आरंभ किया गया है। तो भूमि का यह सर्वे पूरे बिहार के सभी जिलों में, सभी अंचलों में कराया जा रहा है। इस संदर्भ में सबसे पहले स्पेशल सर्वे के पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले बिहार राज्य में सर्वे कराने का सूत्रपात जो हुआ था, तो 1885 में अंग्रेजों ने बंगाल बिहार सर्वे एक्ट का निर्माण किया। उन्होंने महसूस किया कि इसके पहले जमीन का कोई रिकॉर्डेड कोई अभिलेख नहीं था। तो उस जमीन के सर्वे करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले इस दिशा में 1885 में बिहार बंगाल सर्वे एक्ट का निर्माण किया गया और उसी के सेक्शन 111 से 115 के बीच यह प्रावधान था कि उनके इस भारतीय उपनिवेश में भूमि का सर्वे कराया जाए। उसी के तहत सबसे पहले 1897 में अपने बिहार के इस पूर्वी चंपारण जिले में एक सर्वे कराया गया, जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे नाम दिया गया, जिसको क्रमिक सर्वे कहते हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि इसी सर्वे का कुछ अपडेशन करना जरूरी है, इसका रिवाइज करना जरूरी है। तो जस्ट 1913 से लेकर के 16 के बीच में ब्रिटिशर्स ने एक और सर्वे कराया, उसी का जो कैडेस्ट्रल सर्वे का रिवाइज, जिसको हम रिविजनल सर्वे कहते हैं, जो पूर्वी चंपारण जिले में 1916 में संपन्न हो चुका है। और इस जिले के तमाम राजस्व कागजात जो हैं, सर्वे खतियान और यहाँ जो भी मानचित्र है, 1916 के बने हुए रिविजनल सर्वे के आधार पर ही हमारे अधिकार अभिलेख आज वर्तमान प्रचलन में है। कैडेस्ट्रल सर्वे, उसके बाद जस्ट रिविजनल सर्वे कराए 1916 में जो संपन्न हो चुका है, उसको बीते हुए 100 वर्ष से ज्यादा बीत चुका है। और लंबे अंतराल बीत जाने के कारण हमारे जो राजस्व कागजात हैं काफी पुराने हो गए हैं और कालक्रम के अनुसार या तो सड़ गए, गल गए, या वो जो कागज और स्याही से लिखी गई थी फेंट कर गए। और कागज की भी एक लाइफ होती है, तो निरंतर अवधि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारे राजस्व कागजात वो पुराने जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते जा रहे हैं। इसी तरह से जमीन जो है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ, यानी जो जमीन दादे परदादों के नाम सर्वे खतियान में दर्ज थी, आज पोते परपोते उस पर दाखिल काबिज हैं। तो लिहाजा वक्त की मांग है कि जो हमारे राजस्व कागजात जो अतीत में बने हैं, उनको आज मॉडर्नाइज किया जाए, उनको आज पुनः एक नए कलेवर में, नए तरीके से सर्वे करा करके उसको अपडेट किया जाए। और इसीलिए इसकी आवश्यकता महसूस करते हुए
और चूंकि वर्तमान में साइंस और टेक्नोलॉजी काफी एडवांस स्टेज में है, तो जो पुराना सर्वे हुआ वो परंपरागत रीति से किया गया था। उसमें हमारे जमीन नापने के जो पैमाना था वो काफी पुराना था, जैसे गज में, मील में जो हमारे मानचित्र बने हुए हैं, तो उसको वर्तमान में चूंकि विश्व स्तर पर ISI लंबाई नापने का ISI पैमाना लागू है, तो यह मानचित्र मीटर में और किलोमीटर में बनाया जाए, यह आज के वक्त की मांग है। तो इसीलिए अपने विभाग ने, हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने 2011 में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 का निर्माण किया है और इसका संशोधित, इसकी नियमावली 2012 में बनाई। अधिनियम का एक संशोधित फॉर्म 2017 में बनाया गया और नियमावली का संशोधन 2019 में कराया गया और वर्तमान में यह विशेष सर्वेक्षण जो बिहार के तमाम जिलों में संपन्न किया जा रहा है, इसी अधिनियम के लाइट में यह पूरे सभी जिलों में वर्तमान में सर्वे कराया जा रहा है, जिसका नाम बिहार की सरकार के द्वारा विशेष सर्वेक्षण, स्पेशल सर्वे नाम दिया गया है। अब स्पेशल सर्वे क्यों है, तो इसका मैं थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर देना चाहूंगा आम जनता को कि जो पुराने जो सर्वे के कागजात हैं हमारे कागज और स्याही में लिखे गए, वर्तमान मेरा सर्वे होगा, उसके जो राजस्व अभिलेख बनेंगे वो फुली कंप्यूटराइज्ड होंगे और डिजिटलाइज्ड होंगे। दूसरा अंतर इसका सबसे बड़ा ये है कि जहां पहले के सर्वे में जो हमारे एक्स लैंडलॉर्ड थे, उनके समय में जो सर्वे हुआ, तो उस समय ब्रिटिश जो सरकार थी उसके द्वारा प्रावधान किया गया था कि आम काश्तकारों के जो जोत की जमीन है उसका लगान लिया जाएगा और उनके घर घरारी का लगान, रैयतों के घर घरारी का लगान नहीं लिया जाएगा, यानी वो बेलगान या काबिल लगान छोड़ दी गई। उसी तरह से जो भूतपूर्व जमींदार के जैसे सेवक होते थे, जैसे पंडित जी पंडिताई, उनको पंडिताई के एवज में, ठाकुर होते थे ठाकुराई के एवज में, गुड़ाइत होते थे गुड़ाइती के एवज में, बहुत सारे पट्टे में जमीन उनको दी गई थी जो आज भी बेलगान बनी हुई है। और इसी तरह से बहुत सारे भूतपूर्व जमींदार या मध्यवर्तियों के कब्जे में भी बहुत सारी जमीन है जो बकास्त श्रेणी की है और यूं ही लगान मुक्त वो जमीन पड़ी हुई है। तो वर्तमान में सरकार ने महसूस किया कि सभी जमीन का एक लगान कायम किया जाए, सरकार को इससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ हर जमीन का ब्यौरा सरकार के पास रिकॉर्ड में होगा। दूसरा है कि पुराने सर्वे में जहां पूरा मानचित्र बनाने के पुराने पैमाने को आधार बनाया गया था, पुराने मानचित्र बनाने के क्रम में आप सर्वे मानचित्र पर देखते हैं, पुराने जो हमारे रिविजनल मानचित्र बने हुए हैं उसमें 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर वो मानचित्र बना हुआ है। तो 16 इंच बराबर 1 मील में 1760 गज होते हैं और एक गज में 3 फीट होते हैं, तो 12 इंच गुना 3 यानी कि 36 इंच के पैमाने पर वो बने हुए हैं। यानी कि पुराना जो हमारा मानचित्र है 1:3600 के पैमाने पर बना हुआ है और वर्तमान में दुनिया में ISI प्रणाली लागू है सारे दुनिया में, सभी देशों में, चूंकि आज किलोमीटर और मीटर प्रचलन में है, तो वर्तमान जो मानचित्र है वो आज 1:4000 में बनाया जाना है। 1:4000 का मतलब है कि 1 मीटर में हमारा जैसे कि 3 फीट 4 इंच होते हैं, तो 3 फीट में 12 36 इंच और 4 इंच 40 इंच, तो इसलिए 1:4000 में हमारा मानचित्र बनाया जाना है। दूसरा बात है कि हम विश्व गोलार्ध पर, विश्व के मानचित्र पर, जो विश्व का ग्लोब होता है उस पर अपने स्थान विशेष को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना चाहते हैं, तो हम सही लोकेशन पर पहुंच नहीं पाते। पुराने सर्वे की त्रुटि है कि 2 गांव के मानचित्र को आपस में जब हम मिलाते हैं तो उसके बीच में कहीं गैप, कहीं ओवरलैप हो जाता है। आदर्श व्यवस्था यह होनी चाहिए थी कि 2 गांव के मानचित्र को मिलाने के बाद हमारे पंचायत का मानचित्र बनना चाहिए था, पंचायतों के मानचित्र को मिलाने के बाद
हमारे प्रखंडों का मानचित्र बन जाना चाहिए। प्रखंडों के मानचित्र को मिलाने के बाद जिला, और जिला के मानचित्र को मिलाने के बाद हमारा राज्य, और राज्यों के मानचित्र को मिलाने के बाद अपने देश का मानचित्र निर्मित होना चाहिए। लेकिन परस्पर जब मानचित्रों के आपस में चूर बैठाने के बाद हम लोग पाते हैं कि व्यवहारिक जो कठिनाई महसूस होती है कि दो गांव या एक से अधिक गांवों के मानचित्र को जब आपस में मिलाया जाता है तो बीच में कहीं गैप, कहीं ओवरलैप हो जाता है, और यह जो मानचित्र बने हुए हैं, यह धरती जो हमारी ग्लोब है उसके काल्पनिक रेखाएं, जैसे अक्षांश क्षैतिज 360 डिग्री में हमारी धरती काल्पनिक अक्षांश रेखाओं में काटी गई है, उसी से धरती को उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव 360 डिग्री देशांतर में हमारा जमीन को चिन्हित किया गया है। तो अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोई मानचित्र में न होने के कारण हमारा जो मानचित्र है आज इसको हम विश्व गोलार्ध पर इसको हम फिट नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि जीपीएस तकनीक से इस मानचित्र को विश्व गोलार्ध पर हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा हमारे जो वर्तमान सर्वे का उद्देश्य है कि हम ऐसा मानचित्र, डिजिटल मानचित्र बनाएं जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लैस हो, जिसमें गैप और ओवरलैप की समस्या ना हो, और जो भी मानचित्र बने वह ISI पैमाना पर बने। तो इसीलिए स्पेशल सर्वे इसका नाम दिया गया है। पुराने सर्वे में जहां तमाम सरकारी विभागों की भूमि का सर्वे नहीं किया गया था, तो हमारी बिहार की सरकार ने इस बार निर्णय लिया है कि बिहार के जैसे तमाम 45 सरकारी विभाग हैं और केंद्र सरकार के जो तमाम विभाग हैं, इनके स्वामित्व की जो भूमि है, अभी सभी जमीन का सर्वे कराया जाएगा और उसका भी एक ROR या खतियान कहिए और मानचित्र बनाया जाएगा और संबंधित विभाग को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। और जो मानचित्र बनेगा, खतियान बनेगा विभिन्न विभागों को, तो उनका सांकेतिक लगान निर्धारित किया जाएगा, यानी कि विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में जो जमीन है उसका लगान 1 रुपया प्रति एकड़ रखा गया है। वहीं आम काश्तकारों के स्वामित्व में जो जमीन है 1 रुपया प्रति डिसमल उनके घर घरारी का लगान रखा गया है, और उनके जोत की जो खेती वाली भूमि है उसका लगान 75 पैसे निर्धारित किया गया है, और जो भीठ की जमीन है गैर उपजाऊ ऊसर भूमि, उसका लगान 60 पैसे प्रति डिसमल रखा गया है। वहीं रेतीली और बलुआही जो जमीन है उसकी लगान की जो दर तालिका है वो 50 पैसे प्रति डिसमल रखी गई है। तो कहने का मतलब, एक तो सभी जमीन पर लगान का निर्धारण इस सर्वे में हो जाएगा, तमाम सारे सरकारी विभागों के भी स्वामित्व में जो जमीन है उसका भी खतियान और मानचित्र बन जाएगा, और वो संबंधित विभाग भी अपने अपने स्वामित्व की भूमि का लगान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पेड करेंगे। तो इससे उनके सरकारी विभागों की भूमि का जो क्षरण होता है या उनका जो अतिक्रमण होता है, इस समस्या से निजात पाया जा सकेगा। अतिक्रमण से भी राहत मिलेगा, राहत मिल जाएगी। तो सर कोर्ट केस में भी कमी आएगी। और जो भूमि का बहुत सारे मामलों में जमीन की पैमाइश के लिए सीमांकन के प्रश्न को लेकर के विवाद होते हैं। किसी स्थान विशेष की, प्लॉट विशेष की नापी करने के दौरान जो हमारे अमीन नापी करते हैं, तो किसी पॉइंट को, किसी फिक्स पॉइंट को, मान लीजिए यहां बताया अमीन ने, दूसरा अमीन आता है तो वो 5 कड़ी पूरब बताता है, कोई अमीन आता है तो इस पॉइंट को 5 कड़ी पश्चिम, कोई 5 कड़ी उत्तर, कोई 5 कड़ी दक्षिण बताता है। लेकिन इस बार का जो मानचित्र बनेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस गांव का 3 सीमाना और 4 सीमाना फिक्स हो जाने के कारण इस समस्या से निजात मिल जाएगी। और सीमांकन के चलते जो खूनी संघर्ष होते हैं या भूमि विवाद होता है, इस समस्या से ये तो बहुत ही अच्छा है। आपने बताया कि एक भूमि संघर्ष जो है खत्म हो जाएगा, इसमें कमी आएगी और खत्म भी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पहल है सरकार का। और सर आप तो बहुत चीज बताएं, बहुत विस्तार से बताएं। एक चीज आपने जो बताया कि डिसिमल, जैसे मैं एक सर स्क्वायर फीट, माने हर कोई को समझ में नहीं आएगा, जैसे 2500 स्क्वायर फीट का जमीन है तो उसमें कितना डिसिमिल होगा?
सबसे पहले विभिन्न जो राजस्व मौजे हैं, पुराने जो सर्वे में, रिविजनल सर्वे में या किन्हीं जिलों में कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर आज भी खतियान है, तो वहां पर बिगहा कट्ठा धूर से जमीन की नापी की जाती है। एक बाहर का व्यक्ति जो उस गांव के पैमाना को नहीं जानता, उसको पता नहीं चलता कि बिगहा कट्ठा धूर में कितनी जमीन है, कितनी डिसमल जमीन है। राइट। तो हमारा एकड़ डिसमल जो है ISI पैमाना है, यह पूरे विश्व स्तर पर मान्य पैमाना, स्क्वायर फीट के से पूछ रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो जमीन का रकबा निकाला जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा, वो इस बार बिगहा कट्ठा धूर में ना होकर के एकड़ डिसमल में होगा। 1 एकड़ में 100 डिसमल होते हैं। 1 एकड़ में 100 डिसमल होते हैं। और 1 डिसमिल का कितना? 1 डिसमल में वो जो बिगहा कट्ठा धूर है, वो जगह जगह का, हर मौजे का अलग अलग बिगहा कट्ठा धूर है। कहीं 8.5 हाथ की जैसे लग्गी से 1 कट्ठा जमीन 7.5 डिसमल के बराबर होती है। और 1 डिसमिल का क्या लगाना सरकार तय कर रही है? 1 डिसमल अगर मकान में सहन घड़ारी का है तो उसके लिए सरकार ने 1 रुपया प्रति एकड़ लगा, 1 रुपया प्रति डिसमल। अच्छा, 1 रुपया। अच्छा। और खेती के लिए 50 अच्छा। पैसे। तो सर ठीक है, आपने तो बहुत विस्तार से बहुत चीज बताया जी। और लेकिन जो एक आम नागरिक है वो कौन सा फॉर्म भरेगा और कहाँ जमा करेगा और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये 3 बातें मुझे विस्तार से बताइए। मैं आपके टेबल पर 2-3 फॉर्म आपने मुझे अभी दिखाया है जी। तो मेरे चैनल को जो देख रहे हैं उनके मन में जरूर होगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो सर जो है आज फॉर्म भरना भी बताएंगे, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं, सर का टेबल पर देखिए फॉर्म रखा हुआ है और हम आपको दिखा रहे हैं। और कैमरा को क्लोज करते हुए सर थोड़ा काइंडली इधर कर लें तो हम मुझे भी थोड़ा देखिए। ये जो फॉर्म है, ये एक फॉर्म है हमारे सामने, है ना जी। तो इसको फॉर्म 2 कहते हैं। देखिए ये ये एक, हाँ ये क्या बोल रहे हैं, फॉर्म 2 है, ये प्रपत्र 2 है। अच्छा, ये फॉर्म 2 एक फिल करना है जी। देखिए फॉर्म 2 के नीचे लिखा हुआ है ये रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि के स्वघोषणा का प्रपत्र है। ये 1 मिनट, कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ बोलिए। रैयत द्वारा सबसे पहले स्पेशल सर्वे की प्रक्रिया जो विभिन्न जिलों में आरंभ होती है, उसमें जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र 1 में उद्घोषणा की जाती है किसी ग्राम विशेष में विशेष सर्वेक्षण का प्रक्रम आरंभ करने के लिए। उसी प्रक्रम में हमारे पूर्वी चंपारण जिले के भी कुल 1361 राजस्व ग्रामों की जो प्रपत्र 1 में उद्घोषणा बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा की जा चुकी है और बंदोबस्त का प्रक्रम आरंभ कर दिया गया है। तो देखिए ये प्रपत्र 2 है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लोज लुक दे रहा हूँ थोड़ा सा। 1 मिनट देखिए, मेरे सामने एक प्रपत्र 2 लिखा हुआ है। देखे नियम 6 उपनियम। ये सर पहला ये फॉर्म मुझे कहाँ से मिलेगा ये बताइए। यह सबसे पहले बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रपत्र 1 में उद्घोषणा के पश्चात हमारा प्रपत्र 2 आम काश्तकारों को या रैयतों को अपनी अपनी भूमिका की स्वघोषणा प्रपत्र 2 में भरना। ये मिलेगा कहाँ से? वेबसाइट? ये फॉर्म भू अभिलेख परिमाप के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अच्छा। और हमारे विभिन्न विशेष सर्वेक्षण शिविरों में भी हमारे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के पास इसको मुहैया कराया गया है। अच्छा। और तमाम फोटो स्टेट दुकानों पर गांव में जहाँ कैंप लगा हुआ है वहाँ फोटो स्टेट इसकी कॉपी ले सकते हैं आप। वहाँ पर जहाँ पर आप लोग जहाँ सिविल कार्यालय, सिविल कार्यालय जहाँ कैंप सरकार ने लगाया है वहाँ से आप ले सकते हैं। और मैं वेबसाइट भी बता दूंगा कौन से वेबसाइट से, आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस फॉर्म को फोटो स्टेट करा करके मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अनेक व्यक्ति फोटो स्टेट दुकान से फोटो करा के इसको अपने यूज में ले सकते हैं। अच्छा सर, इसको बताएं, ये प्रपत्र 2 है,
जी। इसमें देखे नियम 6 जी। और उप नियम जी। रैयत द्वारा स्वामित्व जी। धारित भूमि का घोषणा हेतु प्रपत्र। तो एक आम नागरिक ये रैयत द्वारा अपने स्वामित्व का घोषणा करेगा तो इसमें क्या क्या भरेगा? जैसे पहला जो है ये आम नागरिक को भरना है, जी। ये एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ये इसमें लिखा हुआ है राजस्व का ग्राम। सबसे पहले जो राजस्व ग्राम लिखा हुआ है, हाँ। इसमें उस संबंधित मौजे का नाम माने जैसे कोई गांव कर है, देंगे। जैसे कोई गांव का नाम, हाँ। जैसे साधारण लैंग्वेज में बताइए। मान लीजिए कि कोई गांव का नाम राजस्व ग्राम, मान लीजिए कोई रामपुर है, रामपुर, तो हमने रामपुर का नाम यहाँ भर दिया राजस्व ग्राम। देखिए तो राजस्व ग्राम में जैसे आप रामपुर भर रहे हैं, जैसे जो आपके गांव का नाम है वो भरना है। और उसके बाद उसका थाना नंबर उसका रेवेन्यू थाना नंबर होता है हर राजस्व मौजे का एक। मान लीजिए कि रामपुर का थाना नंबर 102 है, तो हमने 102 भर दिया राजस्व थाना नंबर। अच्छा, राजस्व थाना नंबर आपने लिख दिया। और देखिए तीसरा नंबर है, उसके बाद का कॉलम है कि हल्का नंबर और उसका नाम। ये आप देख सकते हैं, ये थर्ड कॉलम जो है हल्का नंबर। हाँ, पिता के नाम रैयत के नाम में हमने लिख दिया राम कुमार रैयत हैं, उनके पिता का नाम दशरथ है, तो मान लीजिए कि दशरथ उन्होंने लिख दिया। रैयत माने आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति का जमीन है, जो जमीन का जो मालिक है उस रैयत हो गया। फिर है अस्थाई पता, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अस्थाई पता आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहां का ग्राम हो जाएगा उसका। फिर मान लीजिए को वार्ड लिख दीजिए, उसके बाद उसका पोस्ट और उसका थाना, ये सब चीजें आप भर देंगे। उसके बाद जिला, ये आपका पता हो जाएगा। अच्छा, तीसरा कॉलम है जमीन का खाता। वो आप किस भूमि के स्वामी हैं, तो दस्तावेज से या सर्वे खतियान से जो आपका खाता है। मान लीजिए कि आपका खाता नंबर 40 है, तो अपने खाता का 40 आपने भर दिया। आपका खेसरा 1004 है मान लीजिए, तो 1004 हमने खेसरा नंबर भर दिया। 40 खाते में 1004 खेसरा है। और वो रकबा आपको एकड़ डिसमल में रकबा भरना है। आपकी जमीन मान लीजिए कि 30 डिसमल है, तो हमने 30 डिसमल भर दी। 0.0 कागज में लिखा रहता है। हाँ, दस्तावेज में रहता है, दस्तावेज में रहता है। और उस जमीन की जो चौहद्दी होगी, चौहद्दी में चारों चौहद्दी, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, उत्तर में कौन है उसको लिख दिया, दक्षिण में कौन है उसको लिख दिया, पूरब पश्चिम चारों चौहद्दी हम अंकित कर दिए। इस बार हम स्पेशल ये भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे कि वर्तमान विशेष सर्वेक्षण जो मानचित्र बनने जा रहा है, उसमें किसी प्लॉट के चारों मेड़ की नाप भी लिखी रहेगी। रैयतों को वो उपलब्ध कराई जाएगी LPM के तौर पर। और उसके बाद वो जमीन का किस्म है, मान लीजिए कि वो किस्म खेती वाली जमीन है, तो हम लिख देंगे खेती या उसको आबादी लिख देंगे। और अगर घराड़ी की है तो हम उसको मकान, शहन या घराड़ी। अच्छा, अगर घर का जमीन है क्या लिखेंगे, घराड़ी। हाँ, घराड़ी है। अगर पुरानी पुश्तैनी है तो घराड़ी लिख देंगे या मकान लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है लगान का। ये तो सरकार लिखेगी। पुराने जो सर्वे में आपकी इस जमीन का लगान कितना लगता था, उसकी जो पुराने रसीद में जो लगान, हाँ, खुद को लिखना है। आपकी रजिस्टर 2 में जमंदी में जो लगान का दर था, वो लगान यहाँ आप लिख देंगे। मैंने जो लगान उसने पे किया है, जो पेड किया है, मान लीजिए कि आपकी जमंदी संख्या ये आपका 110 है इस जमीन का, तो 110 नंबर की जमंदी में जो लगान का दर वहां लिखा हुआ है पहले से, मान लीजिए कि वो 50 पैसा है, तो आप ऐसे 50 पैसा लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद भूमि का दावा का आधार, इस जमीन कैसे प्राप्त हुई आपको, स्वामित्व का आधार स्पष्ट करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे कि बैनामा रजिस्ट्री से प्राप्त हुई, तो आप यहाँ बैनामा रजिस्ट्री लिख देंगे।
ताकि पता चले कि जमीन आपको कैसे प्राप्त है। और इस प्रकार से। अच्छा, ये कॉलम क्या है लास्ट वाला सर? लास्ट वाला अभियुक्ति है। अभियुक्ति में हर रैयत को अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर अपना लिख देना है। यहाँ ये देखिए आप, अभियुक्ति ना, अभियुक्ति कॉलम में रिमार्क्स है अंतिम में, तो अपना मोबाइल नंबर जरूर डाल दें, क्योंकि इस बार के हर प्लॉट में उसके स्वामी का मोबाइल नंबर, आधार नंबर जरूरी। सर इसमें अगर एक ही दस्तावेज में अगर 10 खेसरा है, अगर 10 खेसरा है तो सभी खेसरों को क्रमागत ढंग से हम लिखते चले जाएंगे। चौहदी अगर इसमें चौहदी नहीं हुआ तो इसको हम बढ़ाते जाएंगे, हटेगा नहीं हटेगा तो दूसरे को लिखेंगे, तीसरे को लिखेंगे, और अन्य फॉर्म भी इसमें यूज करता है। तो इसमें सर मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है ना? मोबाइल नंबर, आधार नंबर देना जरूरी है। जान लीजिए, अभियुक्ति जो है, ये जो कॉलम है, इसमें आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना है। और भूमि का दावा, जैसे किसी को सर मिला है पूर्वज से, तो उसमें क्या लिखेगा? जैसे पूर्वज से लिखा है तो वो खतियानी आपकी जमीन होगी, वो खतियानी, तो खतियानी लिख देंगे। और दास्तावेज बैनामा रजिस्ट्री से मिली है तो बैनामा रजिस्ट्री लिख देंगे। खतियानी भी हो सकती है, या आपको बंटवारा में प्राप्त जमीन हो सकती है। और बंटवारा में मान लीजिए हो सकता है कि आपकी रजिस्ट्री बंटवारा है तो रजिस्ट्री बंटवारा लिख देंगे। रजिस्ट्री नहीं है तो आपकी मान लीजिए कि कोर्ट बंटवारा है तो कोर्ट बंटवारा लिख देंगे। और एक बंटवारा और है कि जैसे पंचनामा बंटवारा, तो बंटवारा लिख देंगे। और इसके अलावा पंचनामा बंटवारा, जो भी आपको आपके प्राप्ति का स्रोत है तो वो आप। और सर मान लिया अभी सर ने पूछा कि अगर ज्यादा जमीन है तो दूसरे पेपर में भी हम लिख सकते हैं। इसको दूसरे पेज में भी इसको लेकर के आप जो बचा हुआ जमीन जो है उसी कॉलम में आप लिखते चले अच्छा, उसके बाद ये पूरा हो गया सर, ये वाला। ये तो आपने, ये फॉर्म 2 हो गया। अच्छा, इस नीचे में कुछ यहाँ रैयत को अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अंकित करना है। 1 मिनट, यहाँ रैयत अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ बना देंगे, यहाँ अपना सिग्नेचर कर देंगे। जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपने अंगूठे का निशान लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ स्थान लिख देंगे। और यहाँ मोबाइल, यहाँ ठीक है, अभियुक्ति में जो मोबाइल नंबर हमने बताया आधार, वो ये मोबाइल नंबर का नीचे कॉलम दिया हुआ है, मोबाइल आधार नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं। और यहाँ तब लिखने की जरूरत नहीं है। और स्थान और तिथि आप यहाँ भर देंगे जिस स्थान पर आप रहने वाले हैं। उसके बाद ये वाला कौन सा कॉलम है? ये आधार नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ कंपलसरी है। आप मोबाइल आधार नंबर दोनों लिखेंगे, क्योंकि खेसरा पंजी निर्माण के दौरान आधार मोबाइल जरूरी है, यह मैंडेटरी बनाया गया है। और यहाँ उस रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर ढंग से ये बता दिया गया। ये फॉर्म 2 कैसे भरना है, थोड़ा सा देखिए। एक बार सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। एक बार तो हाँ रिपीट। सबसे पहले तो ये सभी काश्तकारों को ये फॉर्म 2 अपने जमीन का स्वघोषणा भरना है। तो काश्तकार सबसे पहले जो प्रथम कॉलम है, ये रैयत का नाम, पिता का नाम, इसमें वो भूस्वामी का नाम और उनके पिता का नाम लिखेंगे। उसके दूसरे कॉलम में जो अस्थाई पता का है, ग्राम, वार्ड, पोस्ट, थाना, जिला, इसमें वो अंकित करेंगे। और उसके बाद खाता, खेसरा, रकबा जो एकड़ डिसमल में है, इसको अंकित करेंगे। और उसके बाद चौहद्दी जो है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसको लिखेंगे। उसके बाद हमारी किस्म जमीन का कॉलम आता है। किस्म जमीन की, जैसे कि वो खेती की है कि घड़ारी की है कि आबादी की है, आप दर्ज कर देंगे। और उसके बाद हमारी जमबंदी संख्या और उस जमबंदी संख्या में क्या लगान है यहाँ अंकित कर देंगे। और भूमि का दावा का आधार क्या है, जैसे कि कोई बैनामा रजिस्ट्री जमीन हो सकती है तो बैनामा रजिस्ट्री, और कोई खतियानी है तो उसको खतियानी लिख देंगे, या फिर बंटवारे में प्राप्त है तो उसको बंटवारा लिख देंगे। और यहाँ आधार नंबर, अपना तो मोबाइल नंबर। एकड़ डिसमिल में जो लिखना है, जो भी रकबा लिखेंगे वो एकड़ डिसमिल में लिखेंगे, बीघा कट्ठा दूर में नहीं लिखेंगे। इसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर हाँ अपने कन्वर्ट कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर देंगे तो सर यहाँ हाथ की जो लगी प्रचलित थी वो खत्म हो जाएगी। कोई हाथ की लगी वर्तमान विशेष सर्वे में, अब हाथ की लगियां, मैंने शुरू में ही बताया कि भिन्न भिन्न राजस्व मौजों में भिन्न भिन्न लगियां होती हैं।
अलग अलग पैमाना होता है, इसीलिए उसको सरकार हटा करके अभी एकड़ सर डिसमिल मैं में बहुत विस्तार से देखिए एक एक पॉइंट को क्लियर किया, और मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन सर जिस तरह से बताएं आप वीडियो को देखिएगा और पेपर को प्रिंट आउट निकाल कर चाहे कहीं से अगर मिल जाता है जो प्रपत्र 2, तो सर बहुत मैं भी देखिए बहुत सर ने विस्तार से टाइम दिया। और एक और फॉर्म है वो आप देख लेते हैं उसको कैसे भरना है। हाँ। ये फॉर्म 3-1 है, ये वंशावली का फॉर्म कहा जाता है, प्रपत्र 3-1। तो ऐसे जमाबंदीदार एक मिनट सर, तो देखिए और एक फॉर्म और है, वो सर फॉर्म जिसको हम आपको दिखा रहे हैं फॉर्म 3-1, इसका नाम है फॉर्म 3-1। और देखिए ये फॉर्म 3-1 भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, और बंदोबस्त ऑफिस में भी आके पता कर सकते हैं जहाँ कैंप लगा हुआ है। और इसको कैसे भरना है इसके बारे में सर ने अभी फॉर्म 2 के बारे में बताया। और फॉर्म 3 जो है वंशावली अधिनियम की धारा 5(1), तो सर से समझेंगे कि ये फॉर्म। हाँ सर, जैसा कि मैंने बताया कि सभी काश्तकारों को प्रपत्र 2 में अपनी भूमि का स्वघोषणा भरना है, लेकिन अगर कोई भूस्वामी यानी कि हमारे जमाबंदीदार जो हैं, अगर उनकी मृत्यु हो गई है या राजस्व कागजात में जो रैयत है उनकी मृत्यु हो गई है, जैसे दास्तावेज लेखेधारी या फिर खतियानी रैयत या जिनके नाम पर बंटवारा हुई उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उनको प्रपत्र 2 के साथ साथ प्रपत्र वंशावली का 3-1 भी भरना अनिवार्य है। तो इस वंशावली में आपको सबसे पहले इस फॉर्म में आप देख रहे हैं सेवा में शिविर प्रभारी, तो हर अंचल को में एक शिविर की स्थापना की गई है। एक मिनट, यहाँ पर ज्यादा अच्छा होगा। प्रत्येक अंचल में एक एक विशेष सर्वेक्षण शिविर की कार्यालय की स्थापना की गई है, जो प्रायः ब्लॉक मुख्यालय में ही रखा गया है। तो शिविर प्रभारी, मान लीजिए कि ये बंजरिया अंचल का रैयत था जो उसने प्रपत्र 2 भरा, तो उसको सबसे पहले लिखना होगा कि शिविर प्रभारी अंचल बंजरिया, और फिर उसके नीचे जिला पूर्वी चंपारण, यानी शिविर प्रभारी का जो लोकेशन स्थान है और जिला का नाम उसने भर दिया। स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग अब बारी बारी से उनके जितने भी फरीकैन होंगे, जो मान लीजिए कि जमाबंदीदार यहाँ जमीन के स्वामी थे राम कुमार का स्वर्गवास अगर हो गया है, तो यहाँ उनके हाल वारिसानों का नाम जितने भी हैं, मान लीजिए कि उनके 2 वारिसान हैं, लव कुमार और दूसरे हैं कुश कुमार, तो श्रीमती में आ जाएगा वो, तो उसको श्रीमती काट देंगे। ठीक, श्रीमती काट देंगे। लव कुमार और पिता का नाम हो गया इनका पुत्र श्री राम प्रसाद, उसी तरह से है कुश कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद, इस तरह से लिख देंगे। अगर 1-2 से अधिक भी हैं तो वारिसान, तो सबों का नाम इसमें, नाम लड़कियां भी हैं तो लड़कियों का भी नाम इसमें लिख सकते हैं। ये सब कॉलम क्रमागत ढंग से भरे जाएंगे। उसके बाद उनका ग्राम क्या है, उनका निवास स्थान ग्राम यहाँ भर देंगे। उसके बाद उसका पुलिस थाना यहाँ भर देंगे। उसके बाद उनके अंचल का नाम भर देंगे। उसके बाद उनके जिला का नाम, मान लीजिए पूर्वी चंपारण के ही निवासी हैं तो पूर्वी चंपारण भर दिया, जिस जहाँ के हैं तो उनका भर देंगे। और उनकी जाति, प्रायः देखा जाता है कि कभी कभी कोई, मान लीजिए कि सर्वे खतियान हमारा रिविजनल बैजनाथ शाह के नाम से है, तो कभी कभी गांव में बैजनाथ शाह नाम करके 2 व्यक्ति पूर्वज हुए, एक तेली हैं और दूसरे मदेशिया हैं। तो कभी कभी होता है कि तेली भाई की जमीन थी और मदेशिया परिवार उस पर दावा करने लगता है। इसलिए जाति का उल्लेख बहुत जरूरी है, क्योंकि जाति से भी पूर्वज जो सर्वे खतियानी जमीन है उसकी पहचान की जाती है कि वो व्यक्ति किस जाति का था और वो जमीन किसकी है, तो यहाँ उसके जाति का अपना उल्लेख करना अनिवार्य है। उसके बाद ने भूमि, जिसका विवरण आवेदन के साथ प्रपत्र 2 में अंकित है,
स्वर्गीय डैश। अब प्रपत्र 2 में जो जमीन अंकित है, तो मान लीजिए कि ये जमाबंदीदार स्वर्गीय हैं, राम कुमार के नाम से रजिस्ट्री हुई, राम कुमार का देहांत हो गया, तो आप यहां भरेंगे कि स्वर्गीय राम कुमार। अब यहाँ राम कुमार हमने तो स्वर्गीय लिखना पड़ेगा। हाँ, स्वर्गीय राम कुमार। तो यहाँ प्रसाद हटा करके कुमार हम लिख देते हैं, ये भी प्रसाद हटा के कुमार लिख दिया, लग जाएगा। स्वर्गीय राम कुमार, स्वर्गीय राम कुमार और राम कुमार स्वर्गीय यहाँ लिखा हुआ है राम कुमार। अब उनके पिता का नाम, पिता स्वर्गीय दशरथ, मान लीजिए कि दशरथ है, दशरथ। ग्राम, उनका ग्राम लिख देंगे, ग्राम मान लीजिए कि इस रैयत का ग्राम बंजरिया है, तो वो ग्राम का नाम अपना बंजरिया लिख देंगे। और जो राजस्व ग्राम इस गांव का मान लीजिए रामपुर में जमीन है, तो उसको रामपुर लिख देंगे, रामपुर। अंचल बंजरिया को जममंदी क्रमांक संख्या, अब जममंदी का क्रमांक संख्या यहाँ 110 है, तो वो 110 हो जाएगी। यहाँ पर में प्रविष्ट थे कि डैश खतियान में आंकड़ा, जैसे कि अब ये जमीन है बैनामा रजिस्ट्री, तो वो यहाँ लिख देंगे बैनामा रजिस्ट्री। अच्छा, बैनामा क्या हुआ सर? सेल डीड, ऐसी जमीन जो अच्छा सर ने अभी फॉर्म 2 में बताया था रजिस्ट्री, बैनामा, उसके बंटवारा, और मैंने भूमि पर दावा आप किस आधार पर कर रहे हैं? तो बैनामा कर रहे हैं कि खतियानी है कि बंटवारा है कि कोट बंटवारा है या पंचनामा? ये 5 तरह से जमीन का बंटवारा जो होता है, तो भूमि पर आप दावा किस तरह से कर रहे हैं, ये 5 में ही होगा ना सर? और इस कोई जमीन किसी रैयत की या तो सर्वे खतियानी हो सकती है या उसकी दास्तावेजी हो सकती है। अब दास्तावेज है तो कई प्रकार के दास्तावेज हो सकते हैं, जैसे कि बैनामा रजिस्ट्री दास्तावेज या बख्शिशनामा या दान पत्र या कोई बंटवारा का दास्तावेज हो सकता है। तो उसको हम दास्तावेज को ही कहते हैं, उसको उसके किस्म को बैनामा रजिस्ट्री कहते हैं। और उसके बाद एक जमीन होती है कि जैसे सरकार द्वारा अनुदानित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत उसको बंदोबस्ती पर्चे में प्राप्त भूमि या फिर बंटवारे में, तो वो चीज यहाँ पर लिखना है, वहां पर लिख देना है। फॉर्म 2 में आपने मेंशन किया है, वो चीज यहाँ पर लिखना है। और फॉर्म 2 में जो जमीन का विवरण है, यहाँ उस जमीन का ब्यौरा भरा जाएगा। जैसे 40 खाते की जमीन है, तो हमने 40 खाता लिख दिया। खेसरा नंबर 1004 है, तो हमने 1004 भर दिया। रकबा उसका 40 डिसमल था, 30 डिसमल, तो हमने 30 डिसमल लिख दिया। और लगान जो भी उसका लगान 50 पैसा है, तो हमने यहाँ 50 पैसा लिख दिया। सर इस पत्र में इस खाते से अगर 5 खेसरा है और 2 एकड़ भूमि, तो इसी में अन्य खेसरा भी को लिख देंगे, कोमा देते हुए कुल का जोड़ करके 2 एकड़ अगर होता है तो हाँ, रकबा को बढ़ा करके उसका लगान बढ़ा करके यहाँ लिख देंगे, है ना। को बंटवारा या उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित किया। अब वो चूंकि जमींदार स्वर्गवासी हैं, यह जमीन आपको कैसे में मिली? तो 2 तरीका हो सकता है, या तो आपको सक्सेशन उत्तराधिकार में प्राप्त हो सकता है या बंटवारे में। तो जैसे भी आपको मिली है उसको आप टिक कर देंगे, वो प्राप्त हुई। उसके बाद लिखा है कि हम लोगों ने निम्नांकित वंशावली वंश वृक्ष में उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया है, और वंशावली वंश वृक्ष मूल खतियान 2 के अनुसार, इस प्रपत्र 2 के अनुसार जममंदी पंजी के अनुसार से वंशावली बनाना है। यानी जहां जमींदार जो थे वहां से वंशावली आप शुरू करेंगे, और नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं। इसके नीचे आपको वंशावली का फॉर्म या अलग से भी सादे कागज पर सरपंच के द्वारा हस्ताक्षरित करके वंशावली आप संलग्न कर सकते हैं। ये वंशावली सर जो है, जैसे ये है, इस चीज को इसमें कैसे लिखेंगे? हम इस चीज को यहाँ पर सादे कागज में जहाँ जगह स्थान है, यहाँ पर इसके पीठ पर आप अंकित कर सकते हैं। इस तरह का वंशावली बना हुआ है। वंशावली है, जैसे कि ये वंशावली स्वर्गीय असरफी गिरी की है, तो स्वर्गीय असरफी गिरी के 2 बेटे स्वर्गीय मथुरा गिरी, स्वर्गीय गणेश गिरी। स्वर्गीय मथुरा गिरी के 2 बेटे पत्नी अतरानी कुंवर और लालमुनि कुंवर, और इनके स्वर्गीय गणेश गिरी की शैल कुमारी कुंवर पत्नी हुई। उसके बाद अतरानी कुंवर के बेटियों का नाम बच्चा शंकर गिरी, सुमिता देवी, उर्मिला देवी, ललन गिरी, प्रमीला देवी।
और लालमुनि कुंवर के अवधेश गिरी और स्वर्गीय गणेश गिरी की शैल कुमारी। तो ये सर यहाँ पर भर देना है, यहाँ भर देंगे। ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये कौन सा? नीचे जो जगह है फॉर्म 3-1 का, या इसके पीठ पर भी आप बना सकते हैं, पीठ पर भी बना करके आप उसको बना देंगे। और उसकी वंशावली अंकित करने के बाद, और यहाँ लिखा हुआ है कि याचिकाकर्ता का वंश वृक्ष इसके साथ संलग्न भी कर सकते हैं। क्या चीज? अनुलग्न। अच्छा। जैसे आवेदक जो है याचिकाकर्ता मतलब आवेदक जिसने ये फॉर्म भर रहा है, तो उनके द्वारा वंश वृक्ष की कॉपी लगा करके इसके साथ अटैच भी की जा सकती है अनुलग्नक के रूप में। अनुलग्नक याचिकाकर्ता का वंश वृक्ष इसके साथ बनवा करके ऐसी वंश वृक्ष आप संलग्न कर सकते हैं, और यहाँ याचिकाकर्ता जो आवेदक का दस्तखत हो जाएगा। ये सर क्या है? ये याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर विश्वास भाजन, वो क्या? चूंकि एप्लीकेशन है शिविर प्रभारी के नाम से, इसलिए उस आवेदक विश्वास भाजन लास्ट में लिखते हैं और उनका सिग्नेचर यहाँ होता है। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इसका दूसरा पेज आता है। ये फॉर्म वो हमने फोटो कॉपी कराया है, ये बहुत, हाँ, प्रपत्र 3-1 का हमने फोटो कराया है, तो फोटो कॉपियर मशीन वाले ने हमको अलग अलग इसको 2 पेज में कर दिया है। यह फॉर्म का दूसरा जो पेज है इस पन्ने के पीठ पर भी हो सकता है। ये पेज जो अलग हमने कर रहे हैं, भरने की सुविधा के लिए अलग कर दिया है। वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल कब्जा निम्न प्रकार से। अब भिन्न भिन्न जो उत्तराधिकारी हैं, जैसे वंशावली में जो उत्तराधिकारी हैं, मान लीजिए कि एक अतरानी कुंवर के जो वंशज हैं, और लालमुनि कुंवर के जो वंशज हैं, और गणेश गिरी के जो वंशज हैं, सबको अलग अलग उनके स्वामित्व की भूमि का ब्यौरा हम इसमें अंकित करेंगे। जैसे रैयत का नाम मान लीजिए कि अतरानी कुंवर हैं, तो हमने अतरानी कुंवर को लिख दिया। रैयत उनके पिता कहिए, पिता या पति भी इसमें लिख दीजिए, पिता पति। तो पति का नाम उनके हो गया स्वर्गीय मथुरा गिरी, तो स्वर्गीय मथुरा गिरी लिख दिया। और उनका अस्थाई पता मान लीजिए कि साकिन, ये गोकुला के रहने वाले हैं, गोकुला अंचल बंजरिया के हैं, तो वो वहां लिख दिया। और उसके बाद इनके जो दखल कब्जे में जो जमीन होगी उसका खाता, खेसरा, रकबा और उसकी चौहद्दी, फिर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम जो उनके स्वामित्व में जमीन होगी उसको चारों चौहद्दी लिख देंगे। और उसकी जमबंदी संख्या, किस जमबंदी पर? जमबंदी एक ही हो सकती है कि चूंकि चारों की जमबंदी, ये चूंकि 110 नंबर जमबंदी है, तो हम वो 110 नंबर जमबंदी यहाँ चढ़ा देंगे। अच्छा, फिर दूसरा जो मान लेते हैं सर, एक मिनट, मान लिया इसमें और भी लोग हैं। हाँ, और भी हैं, तो 2 नंबर 3 नंबर को यहाँ हम लिख देंगे। अच्छा। जैसे ये लालमुनि कुंवर हैं, तो उनके हक हिस्से की जमीन को लालमुनि कुंवर को यहाँ लिख दिया। और फिर उनके जितना पार्ट में देना है, हाँ, उनके पति का नाम यहाँ, और वो खाता, खेसरा उनका, चौहद्दी उनकी और जमबंदी नंबर। फिर तीसरा फरीकैन हमारा आ जाएगा, फिर चौथा फरीकैन आ जाएगा। मैंने सारे फरीकैन का नाम दे देना, अलग अलग उनके। कोई अपना अलग, जिसका जमीन का बंटवारा हो गया है वो अपना वो नहीं देना चाहे तब? वैसे परिवार जिनका बंटवारा हो गया है और वो भूस्वामी स्वयं जीवित हैं, उनको ये वंशावली का फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, वो मात्र फॉर्म 2 ही देंगे। अच्छा, एक बार फॉर्म 2 सर, एक बार फिर से, क्योंकि उस समय वीडियो में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रहा था, एक बार फिर से आप फॉर्म 2 को एक्सप्लेन कर देंगे। ये फॉर्म 2 है कि आम रैयतों द्वारा की गई स्वघोषणा है, जिसमें रैयत अपने जमीन का ब्यौरा उनको भर करके देना है। तो ये पहले जैसे ये राजस्व ग्राम है, तो सबसे यहाँ राजस्व ग्राम का मतलब है कि उस गांव का नाम, मशहूर नाम जो होता है रेवेन्यू विलेज, उसको यहाँ भरते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज दैट ये रामपुर गांव है, तो हमने रामपुर लिख दिया। इसका थाना नंबर 102 हमने है, तो 102 लिख, जो भी थाना नंबर है लिख देंगे। उसके बाद हल्का का नाम आता है, हल्का का नाम और नंबर। हल्का का नाम राजस्व कर्मचारी का जो जुरिडिक्शन होता है उसको हम हल्का नंबर कहते थे। अंचल में उसको एक नंबरिंग 1 2 3 4 10 12 चिन्हित किया हुआ था, लेकिन अभी हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग ने संशोधन कर दिया है और ग्राम पंचायत को ही हल्का की इकाई मान लिया गया है, इसलिए पंचायत का नाम हमने लिख दिया।
और इसके बाद हमने पुलिस थाना लिख दिया, अंचल का नाम लिख दिया, जिला का नाम लिख दिया। नेक्स्ट, और उसके बाद जो रैयत भर रहे हैं स्वघोषणा, उनका वो जमींदार, उनकी जो जमीन है किसके नाम पर है, तो वो उनका रैयत का नाम, उनके पिता का नाम और उनका स्थायी पता, उनका खाता केसरा रकबा, उनकी चौहद्दी चारों लिख दी। और उसके बाद किस्म जमीन कैसी है, ये थोड़ा समझाइएगा। किस्म जमीन खेती है कि घरियाली है? जैसे कि उनकी घर घराड़ी की जमीन हो सकती है तो उसमें घराड़ी लिख दिया, मकान की जमीन है तो मकान लिख दिया, खेती है तो खेती लिख दिया। ठीक है। या भीट भी हो सकती है, भीट भी ऊसर हो सकती है। ऊसर क्या हुआ सर? ऊसर जो गैर उपजाऊ भूमि है। अच्छा, अब भीट क्या हुआ? भीट मने ऐसा मने टीलानुमा जमीन, ऊंची टीलानुमा, दोनों एक ही चीज है। या बलुआही भी हो सकती है। सबका लगान अलग अलग है, लगान का रेट, इसीलिए जमीन का किस्म लिखना जरूरी है। और उसके बाद जमबंदी में आपकी क्या लगान है, उस लगान के दर को लिख देंगे और जमबंदी संख्या लिख देंगे। और जमीन का प्रकार क्या है, बैनामा रजिस्ट्री है, उसमें अतियानी है, स्वामित्व बंटवारा है, और क्या लिखा है सर, पंचनामा, और क्या है, कोट बंटवारा। कोट बंटवारा है, 5 ही तरीका से होता है। हाँ, रजिस्ट्री बंटवारा है, कोट बंटवारा है, पंचनामा है। या इसमें हो सकता है कि पर्चे वाली जमीन हो सकती है, बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त हुई, सीलिंग के पर्चे से प्राप्त हुई, पीपी के पर्चे से प्राप्त हुई, इत्यादि हम भर देंगे। और उसके बाद नीचे उस रैयत का मोबाइल नंबर और उसका आधार संख्या और कहाँ ये फॉर्म भर रहा है अपने गांव का नाम दे देगा, उसका तिथि देगा और यहाँ रैयत अपना हस्ताक्षर या निशान करके और इसको फिर अगर पढ़े लिखे हैं तो अंगूठा मार देंगे। और जो उनका आधार का कागजात है, जैसे दस्तावेज या खतियान, उसकी फोटोकॉपी और लगान रसीद की फोटोकॉपी के साथ इसको अटैच करके शिविर कार्यालय, जो हमारा विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय है, वहां पर इस फॉर्म को जमा करा देंगे। उन बदले में उनको पावती मिल जाएगी, बदले में रिसीविंग दी जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, आप अभी वो फॉर्म को बता रहे थे, बीच में मैं बोला था कि वीडियो जो है फॉर्म में प्रॉब्लम आया था, वीडियो क्लियरिटी नहीं था, अभी वीडियो क्लियर आ रहा है। तो सर ठीक है, इसको आप बता रहे थे। हाँ, इसमें फिर क्या इसमें है कि सभी फरीकैनों की जमीन जो उनके स्वामित्व में जमीन है, जैसे प्रपत्र 3 है ना, सेकंड साइड, प्रपत्र 3-1 हाँ, का जो सेकंड पेज है, इसमें हर फरीकैन अपने जोत आबाद की जमीन को अलग अलग अपने नाम के सामने भर करके लिख देगा। और उसके बाद वो जो याचिकाकर्ता हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो सभी अपना, एक से अधिक हैं तो यहाँ अपना सब 4 फरीकैन है तो 4 फरीकैन अपना दस्तखत कर देंगे, एक है तो एक अपना दस्तखत यहाँ कर देगा। सर, जैसे कि जमाबंदी नंबर ये भरा गया है, अगर इस 3 रैयतों के दस्तावेज का अगर दाखिल खारिज पूर्व में नहीं हुआ है तो जमाबंदी नंबर नहीं भरेंगे, जमाबंदी नंबर ये नहीं रहेगा। अगर जैसे किसी व्यक्ति को स्वामित्व उसके दस्तावेज से होता है, उसके खतियान से होता है, उसके पर्चे से होता है, लेकिन कतिपय कारणवश अगर उसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो अंचल कार्यालय में ऑनलाइन म्यूटेशन वो फाइल कर दे। लेकिन अगर दस्तावेज जमाबंदी नंबर नहीं है तो इसको डैश छोड़ देगा और दस्तावेज नंबर डेट अपना भर देगा, साथ में दस्तावेज लगा देगा। तो सर इस प्रकार से हम फॉर्म 2 के साथ प्रपत्र 3-1 तो सर ने देखा बहुत ही विस्तृत जानकारी सर दिए हैं और आप देखिएगा। तो सर और ये फॉर्म फिर कहाँ जमा करना है? और फॉर्म ये विधिवत भर करके सभी आवश्यक अनुलग्नों के साथ इस कागजात को जो विभिन्न अंचलों में शिविर कार्यालय हमारे खुले हुए हैं, विशेष सर्वेक्षण शिविर, या तो अंचल अभिलेखागार में या किसी ग्राम पंचायत सरकार भवन में खुले होंगे, वहां एसएस क्लर्क रहते हैं, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, उनके पास जा करके इसकी 2 प्रति करा के आप ले जाए, 1 प्रति वहां जमा कर दें और 1 प्रति पर आप रिसीविंग करा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी सबमिट हो रहा है सर? ऑनलाइन भी भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर, इसको DLR साइट पर, हमारे डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड सर्वे बिहार पर भी जा करके इसको हम अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर बहुत बहुत थैंक्स। और मैं आपने जिस तरह से बताया है, आम जनता के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा और वो सोचते होंगे कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्यों सर्वेक्षण हो रहा है। सर ने बहुत विस्तृत जानकारी दी है, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। एक शब्द इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा
कि सभी आम काश्तकारों को तो ये फॉर्म भरना है। इसके अलावा जो विभिन्न सरकारी विभाग हैं या विभागाध्यक्ष हैं या सरकारी संस्थानों के जो पदाधिकारी हैं, उनको भी अपने अपने संस्थान, अपने अपने विभाग के स्वामित्व की जो भूमि है उसका ब्यौरा, खाता खिसरा, सिंपल खाता खिसरा रकबा चौहद्दी के साथ अपनी लंबाई चौड़ाई एक नजरी मानचित्र बना करके और अपने विवरण, अपने विभाग के ब्यौरा के साथ में बंदोबस्त कार्यालय को या हमारे विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय को सबमिट कर देना है, क्योंकि उनके भी जमीन का इस बार खतियान और मानचित्र का निर्माण। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जैसे आप देखे होंगे जो थोड़ा दबंग टाइप के हैं, वो अतिक्रमण कर लिए हैं और वो अगर गलत प्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई मेरा ये है, तो फिर आप लोग कैसे एक्शन लेंगे? जैसे किसी दबंग व्यक्ति ने किसी की जमीन जबरन दखल कर ली है, चाहे वो तो सड़क, बहुत सारा आप देखते होंगे शहरों में भी कि सड़क के पर मकान बनाया हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो ऐसा भी हो रहा है। इस बार सर्वे में जो हमारी गर्मजरुआ आम सड़क की जमीन है, बिहार सरकार जमीन है, उसका जो रिविजनल सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे में जो पहले का मानचित्र बना हुआ है, उसमें कोई अगर मकान का गसबन है या घर घरारी किसी ने कब्जा कर रखा है, तो किसी का भी गसबन या नहीं लिखा जाएगा, कोई भी बकब्जे कॉलम नहीं लिखना है, वो हूबहू मानचित्र पहले के जैसा ही रहेगा। क्योंकि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, तो हमारी सड़कें अछूत रहेगी, किसी की भी दखल कब्जे को उसमें मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही गर्मजरुआ आम जमीन में किसी के द्वारा किए जाने वाले बंदोबस्ती के दावे को भी अमान्य। अच्छा सर, म्युनिसिपल एरिया में जिसका घर है उसका भी सर्वे होना है? सरकार अभी ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे करा रही है, इसके बाद के चरण में सरकार शहरी क्षेत्रों, जो निकाय क्षेत्र हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, उनका भी सर्वे कराएगी। वो और एडवांस तकनीक पर आधारित होगी। तत्काल ग्रामीण क्षेत्रों, रूरल एरियाज का ही ये सर्वे कराया जा रहा है। ठीक है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने चैनल के माध्यम से सर को धन्यवाद देता हूँ। और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको फॉर्म भरने में बहुत ही सहूलियत होगी। मेरा जनता से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, ये जो भी फॉर्म भरने हैं प्रपत्र 2 और 3-1, 15 सितंबर तक हमारे विभाग ने इसका डेडलाइन निर्धारित किया। 15 सितंबर 2025 ना? नहीं, 24। 15 सितंबर जी, तो 15 सितंबर 2024, यानी कि स्वघोषणा के 30 दिनों के अंदर इसको भरना था, लेकिन हमारे भू अभिलेख परिमाप विभाग के द्वारा 15 सितंबर का समय दिया गया है। तो सभी काश्तकार बंधुओं से या भू हितधारकों से मेरा निवेदन होगा कि आप जल्द से जल्द अपना कागज प्रपत्र 2-3 में भर करके और आप हमारे शिविर कार्यालय या बंदोबस्त कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें, क्योंकि समय कम है। उसके बाद विशेष सर्वेक्षण का अगला प्रक्रम, जैसे कि 3 सीमाना निर्धारण, ग्राम सीमा सत्यापन, किस्तवार और खानापुरी की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। यदि सर 15 सितंबर तक अगर कोई रैयत जमा नहीं कर पाता है, अगर कोई रैयत नहीं जमा करता है, तो आगे किस्तवार या उसके बाद खानापुरी प्रक्रम में रैयत अपने भूमि के से संबंधित मूल कागजात जब दिखाने की प्रक्रिया शुरू होती है, उस दौरान अपना कागजात दिखा सकते हैं, या जैसे ही प्रपत्र 7 में खानापुरी पर्चा और एलपीएम वितरण होगा, उसके में देखेंगे कि आपके जमीन का कागज आपके नाम पर नहीं आया, तो आप प्रपत्र 8 में अपनी दावा आपत्ति अपने कागजात के साथ दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका ड्राफ्ट में आपका संशोधन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो ऐसा है कि अगर कोई भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा फॉर्म को कैसे भरना है और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो धन्यवाद। आम रैयतों को एक बात और बता देना चाहते हैं कि इसमें आम जनता को 3 बार अपने कागजात दाखिल करने की सहूलियत दी गई। एक है कि पहले खानापुरी पर्चा और एलपीएम निर्गत होने के बाद आपको प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति दायर करने की सुविधा है। दूसरा है कि प्रारूप प्रकाशन प्रपत्र 12 में जब एक हो जाता है, उसके बाद प्रपत्र 14 में आप पुनः एक बार दावा आपत्ति दे सकते हैं, और उसके बाद प्रपत्र 20 में जब अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित होगा, उसके बाद प्रपत्र 21 में आप बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष अपनी दावा आपत्ति दे सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं काफी पारदर्शी ढंग से और आम जनता को बार बार मौका दिया गया है
और अनेक बार के फिल्टर करने के बाद यह जो हमारा अधिकार अभिलेख बनेगा पूर्णतः त्रुटि विहीन एक प्रारूप के रूप में सामने आएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।